अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं जी? कैसे हैं आप सब लोग? हम वेव्स का जो आखिरी लेक्चर है, लेक्चर 3, आज वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे NMG कैट का यूनिट 4 है। वेव्स काफ़ी बड़ा यूनिट था, सो हमने इसको 3 हिस्सों में किया। पहले हिस्से में हमने ऑसिलेशंस को पढ़ा, ठीक है जी, और इसके दूसरे हिस्से में या सेकंड लेक्चर में हमने वेव्स की जो बेसिक्स हैं उनको पढ़ा, और तीसरे हिस्से में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जी स्पीड ऑफ साउंड, स्टेशनरी वेव्स वगैरह वगैरह। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं जी स्पीड ऑफ साउंड से। बच्चों, स्पीड ऑफ साउंड जो होती है किसी भी मीडियम के अंदर, चाहे आप बात कर लें सॉलिड्स की या आप बात कर लें फ्लूइड्स की। फ्लूइड्स में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, इसमें गैसेस भी आ जाती हैं, इसमें लिक्विड्स भी आ जाते हैं। तो जो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है ये बराबर होती है अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर क्या है? इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय इनर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। बच्चों, जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं इससे मुराद हम इलास्टिक मॉडुलस जो है उस मीडियम का लेते हैं, जिसमें ये देखते हैं कि मीडियम की जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, मीडियम में स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह ये क्या है, ठीक है। तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या उसकी जो इलास्टिसिटी वगैरह है उसको रिप्रेजेंट करती हैं, और जो इनर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों ये उस मीडियम के अंदर, उस मीडियम का जो मैस है, उसकी जो डेंसिटी वगैरह वगैरह, उन चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करती हैं इनर्शियल प्रॉपर्टीज़, ठीक है बच्चों। अब सम टाइम ये देखें, जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मैंने ई से रिप्रेजेंट किया है, और इनर्शियल प्रॉपर्टीज़ में डेंसिटी लिखी है, ये मैस डेंसिटी है यहाँ पर। बच्चों, अब बहुत सारे बच्चे ये सवाल करते हैं जी कि यहाँ से तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। तो सॉलिड की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड तो कम होनी चाहिए। ये एक बुनियादी मिसकंसेप्शन है जिसके ऊपर मैं पहले बात करूँगा और फिर इससे आगे हम बात को शुरू करते हैं। बच्चों देखें, जो सॉलिड्स हैं, जब आप सॉलिड को किसी दूसरे मीडियम के साथ कंपेयर करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं सॉलिड को कंपेयर करता हूं गैस के साथ। बच्चों, सॉलिड के लिए अगर मैं उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ और उसकी जो इनर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी रेशो को देखूं, ठीक है। देखें, जब मैंने दो डिफरेंट मीडियम लिए ना, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, तो ई यहां पर कांस्टेंट नहीं है। अगर E कांस्टेंट नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। दिस इज नॉट द फैक्ट, ये मुमकिन नहीं है अगर आप E को कांस्टेंट नहीं करते। और जब मैं दो डिफरेंट मीडियम्स को कंपेयर कर रहा हूं, सॉलिड को गैस के साथ, तो फिर E कांस्टेंट नहीं है। बच्चों, सॉलिड्स के अंदर जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज और इनर्शियल प्रॉपर्टीज यानी कि E/ρ की जो रेशो है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बनती है एज़ कंपेयर टू गैसेस, क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं ये रिजिड होते हैं, ठीक है। सॉलिड्स जो हैं ये ज़्यादा इलास्टिक होते हैं एज़ कंपेयर टू गैसेस। तो सॉलिड्स के अंदर जो E/ρ की रेशो है ये बहुत ज़्यादा बनती है एज़ कंपेयर टू गैसेस, और यही वजह है कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स के अंदर ये ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, ठीक है। तो अगर मैं E/ρ को देखूं फॉर सॉलिड्स तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू E/ρ इन गैसेस या लिक्विड्स, ठीक है। सो यही वजह है कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू गैसेस। हाँ, जब हम दो गैसेस को कंपेयर कर रहे होंगे ना, दो गैसेस को देखिए ना, अब सॉलिड की जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उनमें और गैसेस की जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन अगर मैं दोनों ही गैसेस ले लूं तो फिर उनकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, या मैं दोनों सॉलिड ले लूं तो उस सूरत में जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा, और मैं उनको कांस्टेंट रख के ये रिलेशन बना सकता हूं कि V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। और उसमें भी मुझे क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट रखनी पड़ेंगी, ठीक है, वो भी हम आगे चल के देखते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है इसको अभी तो इस सेंस में देखा जाता है, लेकिन जब आप दो डिफरेंट मीडियम्स को कंपेयर नहीं कर रहे होते बल्कि सेम मीडियम्स को कंपेयर कर रहे होते हैं तो फिर इस फार्मूले के मीनिंग्स बदल जाते हैं, जो कि आगे चल के होगा। लेकिन फ़िलहाल मैं जो आपको बता रहा हूँ उसके मुताबिक जो E/ρ की रेशो है, जो इलास्टिसिटी है सॉलिड्स की, वो बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू फ्लूइड्स, इसलिए E/ρ की रेशो बहुत ज़्यादा है सॉलिड में
गैसेस के मुकाबले में, और यही वजह है कि सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी गैसेस के मुकाबले में। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं दो डिफरेंट मीडियम्स को कंपेयर कर रहा हूँ। अगर आप दो सेम मीडियम्स को कंपेयर करेंगे तो फिर ये हालात नहीं होंगे, फिर हालात और होंगे। वो हालात कैसे होंगे ज़रा आगे चल के हमने उनको डिस्कस करना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आप ये इस सेंस में भी समझ सकते हैं कि सॉलिड्स के अंदर जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत करीब करीब होते हैं, तो जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं उनको वो जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस। इस वजह से भी सॉलिड्स के अंदर स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। ठीक है जी। अच्छा, अब स्पीड ऑफ साउंड जो है इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये हमारे पास पहले ही आ चुकी थी। स्पीड ऑफ साउंड की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जी ये हमारे पास 332 मीटर पर सेकंड आ चुकी थी, और हमें इसके लिए कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाना था, कोई ऐसा फार्मूला, कोई रिलेशन बनाना था जिसकी मदद से स्पीड ऑफ साउंड यही निकले। यानी कि हमने एक्सपेरिमेंटल, सम टाइम ये होता है कि हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो पहले बना लेते हैं और एक्सपेरिमेंटल जो हमारे उसकी वेरिफिकेशन है वो बाद में होती है, और सम टाइम हम एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स हैं वो पहले हासिल कर लेते हैं और उसको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर बाद में एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने जो एक्सपेरिमेंटल उसकी वैल्यू है स्पीड ऑफ साउंड की वो पहले से कैलकुलेट कर ली हुई है। उसके लिए हमने कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले न्यूटन ने काम किया। तो न्यूटन की जो अजम्पशन थी, पहले मैं आपको बता दूं कि जो साउंड वेव्स होती हैं ना इनमें प्रेशर वेरी करता है, प्रेशर वेरिएशंस होती हैं साउंड वेव्स के अंदर, क्योंकि ये कंप्रेशनल वेव्स हैं और कंप्रेशनल वेव्स के अंदर प्रेशर वेरिएशंस मौजूद होती हैं। ठीक है बच्चों, ये देखें ये वेव के वो हिस्से हैं जहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो करीब करीब हैं, क्राउडेड हो चुके हैं, तो इसको कंप्रेशन बोलते हैं। और ये आप देख रहे हैं जहाँ पर पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, ये हिस्से जो हैं इनको रेयरफेक्शन बोलते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि कंप्रेशन के दौरान जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है और रेयरफेक्शन के दौरान जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। इस तरह यहाँ पर ये कंप्रेशन है और अगेन ये कंप्रेशन है और अगेन ये रेयरफेक्शन है। बच्चों, कंप्रेशन जो है इनको हम हॉट रीजन्स भी बोलते हैं, कंप्रेशंस को हम हॉट रीजन भी बोलते हैं, और जो रेयरफेक्शंस हैं इनको हम कूलर रीजन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जो कंप्रेशंस है ना, कंप्रेशंस के दौरान जब प्रेशर बढ़ता है तो बच्चों प्रेशर बढ़ने की वजह से यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट की वजह से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब न्यूटन का ख्याल था कि ये जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्लो होते हैं, तो कंप्रेशन के दौरान जो एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो हीट ट्रैवल कर जाती है रेयरफेक्शंस में। नतीजा क्या होता है? रेयरफेक्शन जो है इनमें टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अब जब हीट यहाँ पर ट्रांसफर करके आ जाएगी, ठीक है, तो जो रेयरफेक्शन का जितना टेम्परेचर कम हुआ है उतना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और कंप्रेशन का जितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है उतना डिक्रीज हो जाएगा। तो नतीजा क्या होगा कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि कंप्रेशन में जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो रेयरफेक्शन में चली जाएगी। तो रेयरफेक्शन के दौरान टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन जब एनर्जी मिलेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। जितना डिक्रीज हुआ था उतना इंक्रीज हो जाएगा, तो कंप्रेशन में जितना इंक्रीज हुआ था उतना डिक्रीज हो जाएगा। नतीजा क्या होगा कि ड्यूरिंग कंप्रेशन या रेयरफेक्शन हॉटर और कूलर रीजन का टेम्परेचर वही रहेगा जो पहले से था। सो न्यूटन ने कहा कि भैया टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। सो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। उसने आइसोथर्मल प्रोसेस समझ के इसको आगे फर्दर प्रोसीड किया, और जो फार्मूला उसने निकाला स्पीड ऑफ साउंड का वो कुछ यूँ आया, V = P/ρ। अब इसके अंदर जब उसने वैल्यूज़ पुट की स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, जब उसने प्रेशर की वैल्यू यहाँ पुट की, डेंसिटी पुट की, ठीक है जी, तो उसके लिए जो स्पीड ऑफ साउंड आई बच्चों ये 280 आई। अभी हम बात कर रहे थे कि यार स्पीड ऑफ साउंड जो है वो तो हमने निकाली है जी 332 मीटर पर सेकंड एक्सपेरिमेंटली, लेकिन यहाँ पर तो ये 280 मीटर पर सेकंड आ रही है। इसका मतलब है कि भाई इसमें तो एरर है और अच्छा खासा एरर है, यानी कि 80 को आप जमा करें जी तो ये बनते हैं तकरीबन जी 52 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस आ रहा है, जो कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा है। अगर इसको मैं परसेंटेज की सूरत में निकालूं इस एरर को, तो परसेंटेज एरर निकालने का हमारे पास जो फार्मूला होता है जी, ठीक है जी, परसेंटेज एरर का जो यहाँ पर फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं उसके मुताबिक हमारी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है 332 माइनस जो हमारी वैल्यू निकली है 280 डिवाइडेड बाय 332 और मल्टीप्लाई बाय 100%,
तो बच्चों आंसर आएगा 16%। आपने याद रखना है, पेपर में ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अब 16% एरर है, 16% गलती है, जिसको अब अभी 1-आधा%, 1-2% हो तो उसको तो भैया इग्नोर किया जा सकता है, और भाई 16% कैसे इग्नोर करेंगे, तो ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। तो भाई न्यूटन गलती पे है, अब ये गलती उसने कहाँ की है और क्यों की है, ठीक है जी। तो इस गलती को रेक्टिफाई किया भाई लप्लास ने, ठीक है। लप्लास कहते हैं कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो हैं भाई ये स्लो नहीं होते, ये इतनी तेज़ी से होते हैं कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के दौरान हीट फ्लो नहीं करती। जैसे पीछे हमने कहा कि हॉटर रीजन से हीट फ्लो करती है कूलर रीजन में, यानी कि कंप्रेशन से हीट फ्लो करती है रेयरफैक्शन की तरफ। लेकिन क्योंकि न्यूटन का ख्याल था कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बहुत स्लो होते हैं, लेकिन जो लप्लास थे उनका मानना था कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये बहुत तेज़ी से होते हैं, इतनी तेज़ी से होते हैं कि कंप्रेशन के दौरान जो हीट है, जो भी हीट प्रोड्यूस होती है वो ट्रैप हो जाती है, लिहाजा हीट फ्लो नहीं कर सकती। अब हीट फ्लो नहीं करती तो इसका मतलब है टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो बच्चों उसने कहा कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी फ्लो नहीं कर रही, ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। ओवरऑल टेम्परेचर जो है हमारे मीडियम का वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसको जेन में रखते हुए उसने जो फार्मूला कैलकुलेट किया ये आपके सामने है, V इक्वल टू गैमा पी ओवर। गैमा जो है बच्चों, गैमा इसे कहते हैं द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। जब इसने बाकी वैल्यूज पुट करके स्पीड निकाली तो ये 330 आई बच्चों। ये एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन अप्रॉक्सीमेटली बहुत 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 करीब है। इसका मतलब है कि जो लप्लास की अजम्पशन थी वो बिल्कुल ठीक थी और न्यूटन भाई यहाँ पे गलती पे था। बच्चों ये जो गैमा है इसकी वैल्यू डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होती है। मसलन अगर हम बात करें मोनो एटॉमिक गैस की, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए इसकी वैल्यू 1.67 होती है। बच्चों अगर डाई एटॉमिक गैस की बात करें तो इसकी वैल्यू 1.40 होती है, और अगर पोली एटॉमिक गैस की बात करें तो पोली एटॉमिक गैस में इसकी वैल्यू 1.29 होती है। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, आप इसको भी याद रख सकते हैं। क्लियर हो गया जी। तो बच्चों ये थी लप्लास करेक्शन। अब आगे चल के हम देखने वाले हैं कि डिफरेंट जो हमारे फैक्टर्स हैं उनका स्पीड ऑफ साउंड पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं प्रेशर की, ठीक है। बच्चों यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम मिस करते हैं, ज़रा वो याद रखनी है आपने। टेम्परेचर आपने रखना है जी कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, ठीक है, तो आप देख रहे हैं, ठीक है जी, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो प्रेशर ऑफ गैस जो है ना ये डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे डेंसिटी बढ़ेगी, प्रेशर कम करेंगे डेंसिटी कम होगी। तो ये जो P ओवर रो की रेशो है बच्चों, ये रेशो रहेगी कांस्टेंट अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। अगर ये रेशो कांस्टेंट रहेगी तो गैमा तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो सारी चीज़ें कांस्टेंट हो गई, तो स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब है कि प्रेशर वेरिएशन से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रेशर की वेरिएशन से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बात हमारी हो गई। अब ज़रा हम चेक करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ डेंसिटी। बच्चों आप देख रहे हैं कि V इज़ इक्वल टू गैमा P ओवर डेंसिटी। बच्चों अगर हम टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रख लें, अगर हम प्रेशर को भी कांस्टेंट रख लें, देखें अब कितनी चीज़ें कांस्टेंट हैं। टेम्परेचर रखो भाई कांस्टेंट, प्रेशर रखो भाई कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये तो है ही कांस्टेंट, तो स्पीड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। अब देखें ये सिर्फ एक ही मीडियम की बात हो रही है, और वो मीडियम हमने यहाँ पर क्या सपोज किया हुआ, गैस को सपोज किया हुआ है। बच्चों जो वेरिएशन होती है ना डेंसिटी में, ठीक है, वो डिफरेंट हो सकती है। सॉलिड में वो डिफरेंट हो सकती है टेम्परेचर के साथ, गैसेस में वो डिफरेंट हो सकती है। इसलिए यहाँ पर हमने टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा है और प्रेशर भी कांस्टेंट रखा है, फिर जाके ये रिलेशन बना है। और ये बात सिर्फ एक मीडियम के अंदर हो रही है। अगर मैं इस फार्मूले को दो डिफरेंट मीडियम पे अप्लाई करना शुरू कर दूंगा तो ये एप्लीकेबल नहीं है। लिहाजा इस फार्मूले को आपने सॉलिड लिक्विड में कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। उसके लिए जो मैंने शुरू में समझाया था आपने वो याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब है कि वो गैस जिसकी डेंसिटी, जिस गैस की डेंसिटी ज़्यादा होगी दूसरी गैस से, ठीक है, यहाँ पर मैं गैस A और गैस B सपोज कर लेता हूँ। अगर गैस A की डेंसिटी ज़्यादा है गैस B से, तो इस फार्मूले के मुताबिक गैस A की जो स्पीड होगी ये कम होगी
गैस बी के मुकाबले में। डेंसिटी ज़्यादा तो स्पीड कम, ये रिलेशन यहाँ पर आपके सामने है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बड़ा मशहूर सवाल आता होता है, अक्सर ये पूछा जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर देखें स्पीड जो है दिस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें मेरे पास दो गैसेज हैं, मेरे पास एक ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, और दूसरी मेरे पास हाइड्रोजन गैस है। मैं दोनों की रेशो ले लेता हूँ। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये देखें सॉरी यहाँ पे ओ लिख दें, तो बच्चों ये रिलेशन कुछ यूँ बन जाएगा डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन ओवर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि स्पीड और डेंसिटी जो हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर होगी बात बच्चों? अब देखें जो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन है ये 16 टाइम ज़्यादा है। डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ 16 टाइम्स ग्रेटर। ठीक है, इसका मतलब है कि डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 टाइम डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है ये 16 गुना ज़्यादा है डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें ज़रा, VO डिवाइडेड बाय VH इज इक्वल टू, ये ऊपर मेरे पास है डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, इसको वैसे ही रहने दें, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, इसकी जगह पुट कर दें 16 टाइम डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो बच्चों मेरे पास बच गया VO डिवाइडेड बाय VH इज इक्वल टू 1/√16। तो बच्चों √16 जो है ये 4 के बराबर है, ये मेरे पास आ गया 1/4 V ऑक्सीजन बटा V हाइड्रोजन, रेसिप्रोकल ले लें। ठीक है जी, तो V हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4 टाइम V ऑक्सीजन, ये 4 इधर जाके VO से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्पीड इन हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4 टाइम स्पीड इन ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की डेंसिटी 16 टाइम ज़्यादा है। ठीक है, ये देखें ऑक्सीजन की डेंसिटी 16 गुना ज़्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन के अंदर जो स्पीड है वो 4 गुना कम है। तो यही हमने पीछे रिलेशन बनाया है कि स्पीड ऑफ साउंड और डेंसिटी जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट रखे जाएं तो पेपर में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखें टेम्परेचर जो है अगर V इज इक्वल टू मेरे पास √γ/P/ρ के बराबर है। ठीक हो गया जी। अब यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर प्रेशर को बच्चों कांस्टेंट रख लें और गैस को हीट करना शुरू कर दें। अगर आप गैस को हीट करेंगे प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए तो गैस की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी। अब डेंसिटी और स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन इनवर्स है क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है। अगर डेंसिटी बच्चों डिक्रीज होगी तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज होगी टेम्परेचर को इंक्रीज करने से और डिक्रीज होगी टेम्परेचर को डिक्रीज करने से। तो हम ये रिलेशन बना सकते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √ ऑफ टेम्परेचर। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा रिलेशन है, स्पीड ऑफ साउंड एट T टेम्परेचर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है जी, प्लस 0.61 T। ये भी एक रिलेशन है स्पीड ऑफ साउंड और टेम्परेचर के दरमियान। ये एक रिलेशन है स्पीड ऑफ साउंड और टेम्परेचर के दरमियान। इसमें जो V0 है ये स्पीड ऑफ साउंड है एयर के अंदर 332 मीटर पर सेकंड, जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड है। ठीक है, अब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये देखें 0.61 T। इसका मतलब है कि अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर को चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड में जो चेंज आएगा 1 डिग्री से 61 मीटर पर सेकंड चेंज आएगा। ठीक है बच्चों, 0.61 मीटर पर सेकंड चेंज आएगा 1 डिग्री टेम्परेचर में चेंज अगर आप करेंगे। यानी कि अगर आप 1 डिग्री इंक्रीज करेंगे तो 0.61 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होगी और 1 डिग्री अगर आप डिक्रीज करेंगे तो 0.61 मीटर पर सेकंड स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। बच्चों फर्ज करें कि हमारे पास साउंड वेव्स हैं, ठीक है जी, एक की जो फ्रीक्वेंसी है वो f1 है और दूसरी की फ्रीक्वेंसी जो है वो f2 है। दोनों सेम स्पीड से आ रही हैं, उनकी स्पीड सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। बच्चों फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने से जब वो किसी मीडियम के अंदर मूव करती हैं तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने से उनकी स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी स्पीड जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहती है, उनकी स्पीड जो है वो सेम रहती है। इसका मतलब है कि स्पीड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी का कोई फ़र्क नहीं होता स्पीड ऑफ
साउंड के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर एक और हम इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करते जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हमारा ये है हमारा सोर्स ऑफ साउंड, बच्चों लेट्स सपोज कि ये सोर्स ऑफ साउंड जो है ये वी स्पीड के साथ मूव कर रहा है। बच्चों अगर हमारा सोर्स ऑफ साउंड, इसकी जो स्पीड है ये ज़्यादा हो जाए स्पीड ऑफ साउंड से, तो इस सूरत में जो वेव्स बनती हैं बच्चों वो कुछ इस किस्म की वेव्स बनती हैं। ठीक है जी, अगर मैं इनको मिलाऊं तो ये कॉनिक सी शेप बनती है यूं करके। ठीक है बच्चों, इन वेव्स को हम कहते हैं शॉक वेव्स, इन्हें कहते हैं शॉक वेव्स। ठीक है, यानी कि जब भी स्पीड ऑफ सोर्स ज़्यादा होगी स्पीड ऑफ साउंड से, तो उससे जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी उन वेव्स को हम कहेंगे शॉक वेव्स। और ये एक आप देख रहे हैं कौन सी बन रही है। ठीक है, इसको सम टाइम हम सोनिक बूम भी कहते हैं। ये जो वेव बन रही हैं इनको हम सोनिक बूम भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बच्चों वेव्स की एक बहुत ही खूबसूरत बात है, और वो खूबसूरत बात ये है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक मीडियम है और इस मीडियम के अंदर जो है वो दो वेव्स आ रही हैं, लेट्स सपोज। ठीक है जी, इस मीडियम के अंदर एक ये वेव आ रही है यूं करके और ये इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर लेट्स सपोज मैं किसी और कलर से बना देता हूँ जी, यहाँ पर एक और वेव है बच्चों यूं करके जो कि इस डायरेक्शन में यूं करके आ रही है। अच्छा जी, अब जब ये दोनों वेव्स लेट्स सपोज कि इस पॉइंट के ऊपर आकर ये दोनों वेव्स मिलती हैं। ठीक है, तो बच्चों जब ये दोनों वेव्स मिलेंगी तो इनके मिलने से क्या होगा, इनकी सुपरपोजिशन होगी, आपस में मिलेंगी। इनके मिलने से जो नई वेव बनेगी, ठीक है जी, लेट्स सपोज कि इनके मिलने से ये एक नई वेव बन गई है। ठीक है, उसके बाद दोबारा फिर क्या होगा, दोबारा फिर ये वेव अपने अपने रास्ते पे मिलने के बाद फिर ये अपने अपने रास्ते पे होती हुई फिर जो है वो जहाँ से पहले आ रही थी जिस तरफ को, फिर ये देखें जी यूं करके, ये देखें जी। ठीक है, एक वेव इधर से आ रही थी वेव 1, दूसरी वेव इधर से आ रही थी वेव 2। इस पॉइंट पे ओ पे इन्होंने मीट किया, ये एक नई वेव बनी। उसके बाद ये वेव जो थी, ठीक है जी, सॉरी इसको हमें ऐसे नहीं बनाना चाहिए था। ठीक है जी, इसको हमें यूं करके बनाना चाहिए था। ये रेड वेव जो है ये अपने उसी रास्ते पे चलते हुए ये चली गई, और जो ब्लू वेव है ये अपने उसी रास्ते पे चलते हुए इधर को चली गई। ठीक है बच्चों, ये देखें दोनों वेव्स जब इस पॉइंट पे मिली हैं दोनों एक दूसरे से पास हुई, और पास होने के बाद ये जिधर को जा रही थी वहीं चली गई। इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम रही, इनकी स्पीड भी सेम रही, इनकी वेवलेंथ भी सेम रही। ठीक है जी, ये खूबसूरती है वेव्स की। ठीक है, यानी कि दोनों ने सुपरपोज भी किया, लेकिन सुपरपोज करने के बाद इनकी स्पीड, इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आया। ये उसी स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ के साथ मूव करती रहेंगी। बच्चों जब दो पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं ना तो तब ऐसा नहीं होता। जब दो पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से उनकी जो स्पीड है, उनका जो मोमेंटम है, उनकी जो एनर्जी है, सब चीज़ों में चेंज आता है, लेकिन वेव्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो बच्चों इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, जब दो वेव्स किसी पॉइंट के ऊपर मिलती हैं, व्हेन टू और मोर वेव्स पासिस थ्रू अ मीडियम एट सेम टाइम, यानी कि एक ही टाइम के ऊपर जब वो मूव कर रही होती हैं किसी मीडियम के अंदर और वो आपस में मिलती हैं, तो उनके मिलने से द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, यानी कि वो पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है उस मीडियम के अंदर, उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि हम एक ही पार्टिकल की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कोई पार्टिकल है, ठीक है, दो वेव्स एकदम से एक ही टाइम पे आ गई हैं। ठीक है जी, जो पहली वेव है उसने जो इस पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया है वो डिस्प्लेसमेंट y1 है, और जो दूसरी वेव उसी टाइम पे आई है उस वेव ने जो इस पार्टिकल को डिस्प्लेस किया है वो y2 है। अब दोनों जब वेव्स एक ही पॉइंट पे मिलेंगी तो जो रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट होगा इस पार्टिकल का, ठीक है, वो इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होगा। यानी कि जो रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट है वो इनके वेक्टर सम के बराबर होगा। y1 प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है।
अब ये डिपेंड करता है कि ये दोनों वेव्स इन फेज हैं या आउट ऑफ फेज हैं। यहाँ पर तो दोनों आप देख रहे हैं इन फेज हैं, तो जो रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट को ऐड करने से आएगा, यानी कि y1 प्लस y2। और अगर वेव्स आउट ऑफ फेज हैं, ठीक है, मसलन एक वेव हमारी ये है, ठीक है, और दूसरी वेव जो है वो ये है, अब ये इन फेज नहीं है बल्कि आउट ऑफ फेज हैं, और फ़र्ज़ करें कि दोनों का जो एम्पलीट्यूड है y1 और y2 ये सेम है, तो इस सूरत में जो रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट है वो होगा y1 माइनस y2, और अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर दो वेव्स इन फेज होंगी तो जो रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो y1 प्लस y2, यानी कि उनके जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है उनको ऐड करने से आएगा, और अगर आउट ऑफ फेज होंगी तो फिर उनके जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट हैं उनको सब्ट्रैक्ट करने से आएगा। क्लियर हो गया जी? तो इट होल्ड्स गुड फॉर ऑल टाइप ऑफ वेव्स प्रोवाइडेड दैट द एम्पलीट्यूड इज़ नॉट वेरी लार्ज, यानी कि अगर वेव्स का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा ना हो तो हर तरह की वेव्स के ऊपर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी खूबसूरती ये है कि इसकी मदद से हम वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को अलग अलग कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि पार्टिकल नेचर में जब दो पार्टिकल्स का कोलिजन होता है तो मोमेंटम और एनर्जी, स्पीड वगैरह में चेंज आता है, लेकिन यहाँ स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी वगैरह में चेंज नहीं आता। ठीक है जी? अच्छा जी, रिजल्ट्स क्या हैं इसके? अगर दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो और वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हों, अगर ऐसी वेव्स इंटरफेयर करेंगी तो ऐसी वेव्स अगर सुपरपोज करेंगी तो ऐसी सुपरपोजिशन को हम इंटरफेरेंस कहेंगे। अगर दो वेव की फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होगी, फ्रीक्वेंसी जो है वो स्लाइट डिफरेंट होगी लेकिन वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी, तो उनकी सुपरपोजिशन से बीट्स बनेंगी। ठीक है? और अगर फ्रीक्वेंसी उनकी सेम होगी लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी, तो ऐसी सूरत में हमें स्टेशनरी वेव्स मिलेंगी, ऐसी सुपरपोजिशन से हमें स्टेशनरी वेव्स मिलेंगी। और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टेशनरी वेव्स के बारे में। तो बच्चों, स्टेशनरी वेव्स जो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वेव्स हैं इस सेंस में कि ये ट्रैवलिंग नहीं है। ठीक है? अब फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो है यहाँ पे एक वेव है जो कि इस तरह से ट्रैवल करते हुए जा रही है। ठीक है? और बच्चों, यहाँ पर कोई रिजिड सपोर्ट है या यहाँ पर कोई डेंस मीडियम है। जब ये इस डेंस मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो ये आउट ऑफ फेज़ हो जाती है और उसके बाद ये वेव कुछ ऐसी दिखती है हमें। ठीक है जी? अब ये दोनों वेव्स जब आपस में मिलती हैं तो इनके मिलने से, इनकी सुपरपोजिशन से हमें क्या मिलता है? हमें एक नई टाइप की वेव्स मिलती हैं जिसको हम स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। और ये जो लूप्स आपको नज़र आ रहे हैं ये स्टेशनरी वेव के लूप्स हैं। बच्चों, अब जब स्टेशनरी वेव्स बनती है तो स्टेशनरी वेव्स बनने के बाद आप देखें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, ये देखें जिस तरह ये पॉइंट्स हैं जहाँ पर जो भी पार्टिकल्स इन पॉइंट्स के ऊपर होंगे उन पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज़ीरो रहता है। ठीक है जी? डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज़ीरो रहता है। ऐसे पार्टिकल्स को ऐसे पॉइंट्स को हम नोड्स कहते हैं। तो ये हमारे नोड्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पर आने वाले पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, ये देखें ये ऐसे पॉइंट्स हैं। अब इन पॉइंट्स के ऊपर जो भी पार्टिकल्स आएंगे उन पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड जो है वो बाकी पार्टिकल्स के मुकाबले में मैक्सिमम है, ज़्यादा है, तो इन पॉइंट्स को हम एंटी नोड बोलेंगे। अब देखें यहाँ पर अब कुछ पार्टिकल जो हैं इस पूरी, मैं इसको स्टेशनरी वेव को अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो ये देखें पार्टिकल जो हैं वो हर जगह पर मौजूद हैं इस वेव के अंदर। ठीक है? हर जगह पर पार्टिकल्स मौजूद हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है और कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट कम है। अब देखें फ़र्ज़ करें जिस तरह ये पार्टिकल है, ठीक है जी, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम है, इसका ज़्यादा है, इसका और ज़्यादा है और इसका सबसे ज़्यादा है। आप इसको एम्पलीट्यूड कहें ज़्यादा बेहतर है। तो इन पार्टिकल्स के जो एम्पलीट्यूड्स हैं, हालांकि ये सारे पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और इनका फेज ऑफ वाइब्रेशन भी सेम है, ये सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है, लेकिन इन पार्टिकल्स का जो एम्पलीट्यूड है वो डिफरेंट है। इसका मतलब है कि स्टेशनरी वेव के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट एम्पलीट्यूड के साथ,
वो डिफरेंट एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं या ऑसिलेट करते हैं। तो स्टेशनरी वेव्स के अंदर पार्टिकल्स डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स के साथ वाइब्रेट कर रहे होते हैं। वो पार्टिकल्स जिनका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है, उन पॉइंट्स के ऊपर जो पार्टिकल आ रहे होते हैं, इस पॉइंट को हम एंटी नोड बोलते हैं। और ऐसे पार्टिकल्स जिनका डिस्प्लेसमेंट जीरो रहता है, उन पॉइंट्स को हम एंटी नोड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एक नोड और उससे अगले नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है ये हाफ वेवलेंथ के बराबर होता है। इस तरह एक एंटी नोड और उससे अगले एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस भी हाफ वेवलेंथ के बराबर होता है। लेकिन एक नोड और उससे अगले एंटी नोड, ये जो साथ मिले हुए हैं नोड और एंटी नोड, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस λ/4 के बराबर होता है। अब यहाँ पर कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है, ज़रा वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये देखें जी, द डिस्टर्बेंस इज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन। अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी जो डिस्टर्बेंस है वो जिस रीजन में हमारी वेव है, इस रीजन के अंदर हमारी डिस्टर्बेंस कन्फाइन हो गई है, हमारी डिस्टर्बेंस इससे आगे पीछे नहीं जा रही। सो यहाँ पर क्या बन रही है, स्टेशनरी वेव्स बन रही है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि नोड्स के दरमियान जो एनर्जी है वो ट्रैप हो गई है। ठीक है, तो यूं आप कह सकते हैं कि स्टेशनरी वेव्स के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है। अब एक नोड और उससे अगले नोड के दरमियान पार्टिकल्स वाइब्रेट तो कर रहे हैं, ये देखें पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इन दो नोड्स के दरमियान एनर्जी ट्रैप होकर रह गई है। ठीक है, इसका मतलब है कि एनर्जी एक लूप से दूसरे लूप में ट्रांसफर नहीं हो सकती, क्योंकि नोड्स के ऊपर जो पॉइंट है वो स्टेशनरी पॉइंट है। ठीक है, इसका मतलब है कि नोड्स के ऊपर, एट नोड्स हमारी एनर्जी क्या है, जीरो है। नोड्स के ऊपर एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। लेकिन इन दो नोड्स के दरमियान एनर्जी ऑसिलेट कर रही है, काइनेटिक और पोटेंशियल के दरमियान। ज़रा इसको हम थोड़ा और डिटेल से डिस्कस करते हैं। ज़रा नीचे मैं यहाँ पर दोबारा फिर जो है इस वेव को बना लेता हूँ। ठीक है जी, और दोबारा फिर जो है हम किसी और कलर से यहाँ पर ये देखें जी, ये हमारे पार्टिकल्स हैं स्टेशनरी वेव के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, ठीक है, इन सब का जो एम्पलीट्यूड है बच्चों वो डिफरेंट है। इसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों, ये पार्टिकल जो हैं, ये वाले पार्टिकल्स ये ऑसिलेट करते हुए नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है, जब ये नीचे की तरफ आते हैं ऑसिलेट करते हुए, ठीक है, तो क्या होता है, ये नीचे आते हुए ज़ाहिर बात है इस मीन पोजीशन से गुजर कर ही नीचे आए ना। जब हाफ वाइब्रेशन यहाँ से इन्होंने अपने मोशन को स्टार्ट किया, अपनी वाइब्रेशन को या ऑसिलेशन को स्टार्ट किया, और यहाँ पर जाकर इनकी ऑसिलेशन जो है या वाइब्रेशन जो है वो हाफ कंप्लीट हो गई। बच्चों इस दौरान ये पार्टिकल्स कहाँ से गुजरे हैं, ये मीन पोजीशन से गुजरे हैं। जिस वक्त ये मीन पोजीशन से गुजर रहे होते हैं, ये ब्लैक लाइन से गुजर रहे होते हैं, उस वक्त इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। और जिस वक्त ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे यानी कि यहाँ पर एंटी नोड तक ये पहुँचते हैं, ठीक है, तो उस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो एनर्जी है यहाँ पर इस रीजन में वो काइनेटिक भी होती है, पोटेंशियल भी होती है। लेकिन जिस वक्त ये मीन पोजीशन से गुजर रहे होते हैं, मीन पोजीशन से गुजर कर ये पार्टिकल नीचे को जाते हैं, नीचे से फिर ये वापस ऊपर को आते हैं। इस तरह से ये बार बार वाइब्रेट करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं, जिसके नतीजे में स्टेशनरी वेव्स बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक दफ़ा फिर जो है इनको बनाता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपका बार बार क्लियर हो जाए। ये देखें बच्चों, जब ये पार्टिकल यहाँ पर हैं तो इनकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो ऐसे है डाउनवर्ड। ठीक है, ये ऑसिलेट करते हुए कहाँ से गुजरेंगे, ये ऑसिलेट करते हुए मीन पोजीशन से गुजरेंगे। ठीक है, उसके बाद ये चले जाएंगे दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ जब ये जाएंगे तो इनकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ये वापस आएंगे। तो इस तरह से मिलकर ये बनाते हैं एक स्टेशनरी वेव। बच्चों एक वाइब्रेशन के दौरान पार्टिकल दो दफ़ा मीन पोजीशन से गुजरते हैं, एक दफ़ा जब ऊपर से नीचे को आते हैं और एक दफ़ा जब नीचे से ऊपर को जाते हैं। बच्चों वैसे तो इन सब की स्टेट ऑफ वाइब्रेशन जो है वो सेम है, फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम है। ठीक है, लेकिन नीचे की तरफ आते हुए
और जब ये वापस ऊपर की तरफ जाते हैं तो फिर इनके दरमियान जो फेज़ शिफ्ट है वो 180 डिग्री हो सकता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स ऊपर हैं ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गई है। तो एक वाइब्रेशन में 2 दफ़ा ये मेन पोजीशन से गुजरते हैं। यहाँ पर कुछ बातें डिस्कस करते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल इज डिफरेंट। ऑल द पार्टिकल्स एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक। सारे पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं सिवाय उन पार्टिकल्स के जो नोड्स के ऊपर होते हैं। ठीक है, आपको पता है ये सारे पार्टिकल जो हैं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे नीचे को जाते हैं, ठीक है, और नीचे से फिर ये वापस ऐसे ऊपर को जाते हैं। तो ये सारे पार्टिकल जो हैं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो पार्टिकल्स जो नोड्स के ऊपर हैं, यहाँ पर हैं, वो रेस्ट पे हैं, वो स्टेशनरी हैं। ठीक है जी। ऑल द पार्टिकल्स बिटवीन एडजेसेंट नोड्स आर इन फेज। ठीक है बच्चों, इन दो नोड्स के दरमियान जो पार्टिकल्स वह वो इन फेज रहते हैं, लेकिन जो अगले 2 नोड्स हैं, ये वाले नोड्स, इन नोड्स के दरमियान जो पार्टिकल्स होंगे वो इनके साथ 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगे। ठीक है। ऑल द पार्टिकल्स पासिस थ्रू द मीन पोजीशन एट सेम टाइम। देखें ये सारे पार्टिकल जब मेन पोजीशन से गुजरते हैं तो ये एक ही टाइम पे मेन पोजीशन को क्रॉस करते हैं, नीचे जाते हुए भी और ऊपर आते हुए भी। ठीक है। ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू मेन पोजीशन ट्वाइस इन अ वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन में 2 दफ़ा, नीचे एक दफ़ा आते हैं, एक दफ़ा ऊपर जाते हैं। आफ्टर हाफ वाइब्रेशन पार्टिकल चेंज देयर डायरेक्शन। ठीक है जी। तो हाफ वाइब्रेशन के बाद पहले ये ऐसे नीचे को आ रहे होते हैं और फिर ये ऐसे ऊपर को जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी स्टेशनरी वेव्स के मुतालिक, ठीक है बच्चों, जिनको हमने यहाँ पर याद रखना था। आई होप के ये बातें जो हैं ये सारी आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है जी। इनमें अगर मज़ीद कोई मसला होगा तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं जी हम स्टेशनरी वेव्स इन आ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टेशनरी वेव्स इन आ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। बच्चों फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है। ठीक है, ये स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है, इसको दोनों एंड से हमने फिक्स किया हुआ है और हम ऐसा करते हैं कि इसको दरमियान से L/2 लेंथ से यहाँ से हम इसको प्लग करते हैं। ठीक है। जब आप इसको प्लग करेंगे तो यहाँ पर स्टेशनरी वेव्स का एक लूप बनेगा यूँ करके। ठीक है बच्चों, इस लूप की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं या उसको हम फंडामेंटल हार्मोनिक या फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। ये फ्रीक्वेंसी जो है बच्चों ये बराबर होती है v/2L के। v जो है यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड है, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं f1 = 1/2L और v की वैल्यू पुट करें, v की वैल्यू है √f/m। f जो है यहाँ पर टेंशन है और ये m जो है ये मास पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो बच्चों इस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। ये हमारा फर्स्ट हार्मोनिक है। फर्स्ट हार्मोनिक के दौरान आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक लूप बनता है। ठीक है जी। हम ये भी आपको मैं बताता हूँ कि कितने लूप्स जो हैं, हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि कितने लूप्स बनेंगे, हम उसको कहाँ से प्लग करें कि कितने लूप बनेंगे। ठीक है। उसके लिए बच्चों जो फार्मूला है, ठीक है जी, नंबर ऑफ़ लूप्स = 1/2 और यहाँ पर प्लग पॉइंट जो है आपका वो आपने पुट करना है। मसलन यहाँ पर जो है हम 1/2 पुट करेंगे क्योंकि 1/2 लेंथ से उसको प्लग किया है, ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 1 आएगा। तो नंबर ऑफ़ लूप्स कितने बन रहे हैं जी? 1 बन रहा है। अगर हम इसी स्ट्रिंग को 1/2 लेंथ की बजाय अगर हम इसी को प्लग करते हैं फ्रॉम 1/4 जो हमारा सेकंड हार्मोनिक बन रहा है। ठीक है जी। अगर हम इसको 1/4 लेंथ से प्लग करते हैं तो देखते हैं नंबर ऑफ़ लूप्स कितने होंगे। n = 1/2 और 1/4 से प्लग किया आपने। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा 4/2, आंसर आ जाएगा 2। तो बच्चों यहाँ पर कितने लूप्स बनेंगे? स्टेशनरी वेव के यहाँ पर 2 लूप्स बनेंगे। 2 लूप्स हमारी स्टेशनरी वेव के यहाँ पर बनेंगे और जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारी यहाँ पर f = 2v/2L। ये जो v/2L है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक = 2 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। इसी तरह से अगर आप nth हार्मोनिक की बात करें तो बच्चों जो nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक = n × v/2L। ये जो v/2L है ये तो बराबर है f1 के। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक = nf1। बच्चों इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी इज क्वांटाइज्ड। फ्रीक्वेंसी इज क्वांटाइज्ड। अब क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है?
फ्रीक्वेंसी, किसी भी हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी जो है उसके अंदर बुनियादी एक फ्रीक्वेंसी मौजूद है जो कि F1 है। इसका मतलब है कि F1 जो है ये क्वांटा है हमारी फ्रीक्वेंसी का, F1 इज क्वांटा ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अगर हम वेवलेंथ की बात करें यहाँ पर, तो जो हमारी वेवलेंथ है nth हार्मोनिक की बच्चों, अगर हम उसको देखें तो वेवलेंथ ऑफ nth हार्मोनिक इज इक्वल टू 2L/n और फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक इज इक्वल टू n इंटू V/2L। ठीक है, अब देखें वेवलेंथ और नंबर ऑफ हार्मोनिक्स जो हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हार्मोनिक। इसका मतलब है कि जो हार्मोनिक्स बढ़ेंगे वेवलेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन ये देखें नंबर ऑफ लूप्स और या हार्मोनिक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है कि जो हमारे लूप्स बढ़ेंगे, ठीक है जी, जो हमारे हार्मोनिक्स बढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती जाएगी। सो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लूप्स या हार्मोनिक्स। जितने ज़्यादा हार्मोनिक्स हम आगे जाएंगे, जितने ज़्यादा लूप्स बनेंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी और वेवलेंथ जो है वो उतनी ही कम होगी। इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों ये टेंशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप टेंशन इंक्रीज़ करेंगे किसी भी स्ट्रिंग की तो टेंशन इंक्रीज़ करने से फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं अगर हमने ट्यून करना हो अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को। क्लियर हो गया जी? तो बच्चों ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी और उसमें रिलेशन, इसके रिजल्ट्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर जो है आज का ये कंप्लीट हुआ। ठीक है जी, इंशाल्लाह इसके बाद हम इसके जो प्रॉब्लम्स हैं या MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।